हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है एविल नाइट यूट्यूब चैनल की एक और नई कहानी पे। एविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आज का वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एक साथ 5 हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेंगे। बस अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पहली बार कोई डरावनी कहानियाँ सुन रहे हैं, तो कहानियाँ सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ साथ साइड वाले बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए बढ़ते हैं सीधे आज की कहानी की ओर। जल्दी जल्दी अपने हेडफोन्स को लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी राहुल के साथ। साल 1958। ये घटना जिस समय की है, उस समय का चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमजोर हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में चौधरी गिरिधर सिंह नाम का एक आदमी रहता था। उसका एक 5 साल का बच्चा था, नाम देवराज चौधरी। घर वाले प्यार से उसे हमेशा देव कहकर पुकारता था। अपनी माँ और पिताजी के दिल का टुकड़ा था देवराज। एक रात अचानक बहुत तेज बुखार आया देवराज को। घर वालों को लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी देर बाद ऐसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 घंटे के अंदर देवराज का बुखार इतना बढ़ गया कि वो अपने बिस्तर पे सोकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने और छटपटाने लगे। बच्चे का हालत देखकर उसके माँ और पिताजी इस बार काफी घबरा गए। चिंतित होकर घर वाले उसे तुरंत अस्पताल लेके गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अस्पताल में काफी इलाज करने के बाद भी 5 साल का बच्चा देवराज अपने घर पे जिंदा नहीं लौट पाया। मतलब उसी रात उस अस्पताल में ही चौधरी साहब का 5 साल का बच्चा देवराज का मृत्यु हो गया था। रात में मृत्यु होने के कारण घर वालों ने निर्णय किया कि सुबह होने के बाद बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसी रात मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गांव में शोभराम नाम के एक आदमी अपना काम खत्म करके घर जा रहा था। अचानक पीछे से एक ट्रक आकर उसे एक जोर सा धक्का दिया। ट्रक के धक्के से शोभराम 20 हाथ दूर जाकर गिरे। वहां के लोग उसे अस्पताल लेके जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसका मृत्यु हो गया। उसी रात शोभराम के परिवार वाले उसके शरीर को जलाकर उसका दाह संस्कार समाप्त किया। दूसरी तरफ सुबह होने के बाद उस 5 साल का बच्चा देवराज को दफन करने के लिए गांव वालों ने जंगल की तरफ रवाना हो गए। ऐसे थोड़ी देर तक चलने के बाद हाईवे के ऊपर पहुंचते ही गांव वालों ने देखा अचानक उस मृत बच्चे के शरीर में अजीब सा एक हलचल शुरू हुआ है। सबके आंखों के सामने उस मृत बच्चे का शरीर सीधा उठकर खड़े हो गए। ऐसा भयानक घटना देखकर पहले सब लोग बहुत डर गए, लेकिन थोड़ी देर बाद देवराज के घर वाले उसके पिताजी अपने बच्चे को फिर से जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने बच्चे को साथ लेकर वो लोग
वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। लेकिन एक बात जो किसी को मालूम नहीं था कि मरने के बाद जो शरीर फिर से जिंदा हुआ वो रसूलपुर के चौधरी साहब का 5 साल का बेटा देवराज नहीं था। वो सिर्फ देवराज का शरीर था और उस शरीर के अंदर था। उस समय उस शरीर को जकड़ रखा था जगन्नाथपुर के 23 साल का आदमी शोभराम का भटकता हुआ आत्मा। पिछले रात ट्रक के धक्के से जिसका मृत्यु हुआ था। घर पहुंचने के बाद चौधरी साहब, उसका बीवी और सारे घर वाले एक चीज देखकर अचानक बहुत घबरा गए। चौधरी साहब ने देखा घर आने के बाद उसका बेटा देवराज अचानक से एकदम बदल गया है। बहुत अजीब अजीब सा हरकतें कर रहा है। जैसे 5 साल का देवराज एक दिन में 25 साल का बन गया है। घर वालों ने देखा कि देवराज अपने पिताजी को, अपनी माँ को, घर के किसी को पहचान नहीं पा रहा है और चिल्ला चिल्ला कर वो सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि ये घर उसका नहीं है, उसका नाम भी देवराज नहीं है, उसका घर है जगन्नाथपुर और उसका नाम है शोभराम। घर वालों को लगा कि पिछले रात हुई तेज बुखार के असर अभी भी उस बच्चे के शरीर में है, इसलिए वो ऐसा उल्टा पलटा बातें कर रहा है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद गुजर गए काफी कुछ महीने। देवराज के शरीर के अंदर शोभराम का आत्मा चौधरी साहब का बेटा बनकर उसी घर पे रह गई। लेकिन एक दिन एक ऐसा अद्भुत घटना हुआ जिस घटनाओं के बाद सारे सच्चाई सबके सामने चले आई। एक दिन चौधरी साहब के बीवी अपने बेटे को साथ लेकर अपने पिताजी के घर सोनपुर जा रही थी। रास्ते पे एक मोड़ आया जहां से एक रास्ता सीधा और एक रास्ता बाएं मुड़कर चले गए सीधे जगन्नाथपुर की तरफ। उस मोड़ के बीचों बीच पहुंचकर अचानक देवराज ने जगन्नाथपुर की तरफ गई हुई रास्ते की तरफ दिखाकर अपनी माँ को कहा कि ये रास्ता उसके गांव की तरफ गया है। ये सुनकर पहले देवराज का माँ थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि बच्चे लोग ऐसा कितना कुछ कहता है जिनके कोई वजह नहीं होता। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे के इस बात को अनसुना करके सीधे अपने पिताजी के घर चले गए। ठीक उसी दिन जगन्नाथपुर के एक आदमी आत्माराम किसी काम की वजह से सोनपुर में आया था और आत्माराम का घर था शोभराम के घर के ठीक बगल में। शोभराम आत्माराम को देखते ही पहचान गए। उस वक्त आत्माराम देवराज के नाना जी के घर के सामने से जा रहा था। देवराज के शरीर के अंदर रहता हुआ शोभराम का आत्मा आत्माराम को उसके नाम से पुकारा। एक अनजान बच्चे की मुंह से अपना नाम सुनकर आत्माराम पहले थोड़ा सा घबरा गई और घबराहट के साथ उस बच्चे की करीब जाकर
आत्माराम ने उस बच्चे से पूछा कि वो उसको कैसे जानते हैं। इसके बाद उस बच्चे ने आत्माराम को जो कुछ कहा वो सुनकर आत्माराम एकदम खामोश रह गए। शोभराम का आत्मा उसके साथ घटा हुआ सारा घटना आत्माराम को खोलकर बताया। देवराज के अंदर से शोभराम के आत्मा ने कहा, उस रात उसका जो एक्सीडेंट हुआ था वो बात सही था, लेकिन उस ट्रक की धक्के से उसका मृत्यु नहीं हुआ था। लेकिन अजीब बात जो है, फिर भी गांव वाले उसे मृत सोचकर उसके शरीर को जलाकर उसका दाह संस्कार कर दिया था। और उस दिन के बाद से शोभराम के आत्मा इस मृत बच्चे के शरीर के अंदर रहने लगे हैं। इसके बाद आत्माराम ने गांव जाकर ये सारी बातें शोभराम के घर वालों को खोलकर बताया। लेकिन शोभराम के घर वाले आत्माराम के इस बात को विश्वास किया था या नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। और उसके बाद भी क्या हुआ, शोभराम के आत्मा को मुक्ति मिला या उसका आत्मा उस बच्चे के शरीर के अंदर ही रह गए, इसके बारे में भी मुझे कुछ भी पता नहीं। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। मैंने अपने एक दोस्तों के मुंह से ये कहानी सुना था, पर ये कहानी सच है या झूठ है, इसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट में लिखकर बताइए। मैं राहुल और एविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे डर की एक सच्ची कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके एक्सपीरियंस में ऐसी कोई खौफनाक कहानी है तो उस कहानी को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा कोई भयानक घटना हुआ तो उस कहानी को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए ऐसे ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी एविल नाइट में राहुल के साथ। मेरे बगल वाली पड़ोसी बिपिन चौधरी, उसका लड़का निखिल चौधरी, उसका दिमाग जितना अच्छा, पढ़ाई लिखाई में उतना ही खास। कॉलेज एग्ज़ाम के समय निखिल कभी कभी मेरे पास पढ़ाई करने के लिए आते थे, इसीलिए वो मुझे मास्टर जी कहकर बुलाता है। इसके अलावा एकदम बगल वाली पड़ोसी होने की वजह से मैं उसे बहुत छोटे से जानता हूँ। करीब कुछ दिन से उसे और नहीं देख पा रहा हूँ। शायद एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कहीं घूमने गए होंगे। एक दिन शाम को मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा था। बाहर बहुत तेज हवा और बारिश चल रहा था। तेज हवाओं की वजह से घर की दरवाज़ा और सारे खिड़कियों की पर्दा इधर उधर हो रहा था। बारिश की 2-4 बूंदें खिड़कियों से घर के अंदर भी आ रहे थे। अचानक एक तेज धक्के से मेरे घर की दरवाज़ा खोल गया। मैंने सोचा शायद
हवा की धक्के से खोल गए होंगे, लेकिन दरवाजे की तरफ आंख उठाते ही मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने देखा निखिल मेरे दरवाजे पर खड़ा है। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी कारण वो बहुत घबराए हुए है। मैंने पूछा, क्या निखिल, कब आए? निखिल ने धीरे धीरे मेरे पास बैठकर थोड़ा हंसकर जवाब दिया, अभी आया हूँ, कपड़े बदलकर सीधा आपके घर चले आए। मुझे लगा शायद वो मुझे कोई ज़रूरी बात कहना चाहता है। निखिल ने कहा, क्या आपके पास थोड़ा वक्त है, क्योंकि मुझे आपको कुछ कहना है। मैंने थोड़ा हंसकर कहा, हाँ बहुत है, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। इसके बाद निखिल ने मुझे एक अजीब सवाल पूछा। उसने कहा, क्या आप भूत प्रेत को मानते हैं मास्टर जी? मैं ये सवाल कई बार कई लोगों से सुना है, इसलिए सीधा सीधा कह दिया, नहीं। मगर तुम कहना क्या चाहते हो? निखिल ने कहा, मौत होने के बाद इंसान खत्म नहीं हो जाते मास्टर जी। भूत प्रेत आत्मा असल में ये सब के सब सच है। कभी कभी ऐसा होता है जो इंसान बहुत दिन पहले मर चुके हैं वो फिर से अपना चेहरा लेकर हमारे सामने आ जाता है। मुझे लगा बाहर अंधेरे में निखिल शायद कोई पेड़ या कुछ देखकर बहुत डर गए होंगे, इसीलिए ये सब उल्टा पल्टा बातें कर रहा है। मैं उसके कांध पर अपना एक हाथ रखकर कहा, पहले थोड़ा शांत होकर बैठो, फिर बताओ तुम ये सब क्यों कह रहे हो। इसके बाद निखिल पानी के गिलास लेकर एक गिलास पानी पिया और एक लंबी सांस लेकर बोलना शुरू किया। लखनऊ में मेरा एक चाचा रहता है, शायद आप जानते होंगे। मैंने कहा, हाँ तुमसे ही सुना था। और तुम्हारा वो चाचा किसी स्कूल में पढ़ाता है ना? निखिल सर हिलाकर कहा, हाँ, चाचा कई दिन से मुझे चिट्ठी भेज रहा है ताकि मैं एक बार उनके वहाँ से घूम कर आऊँ, लेकिन एग्ज़ाम के कारण जा नहीं पाया। इसीलिए एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा अब क्यों ना एक बार चाचा की वहाँ से घूम कर आए। 1 महीने पहले देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन से मैं रवाना हो गए। आप सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे कि ये मेरी ज़िंदगी की पहला ट्रेन सफ़र था, इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड था। हर स्टेशन पर गाड़ी रोकने के बाद मैं ट्रेन से नीचे उतर के प्लेटफॉर्म के आसपास घूमकर देख रहा था और ट्रेन की हुइसिल सुनते ही ट्रेन पर चढ़ जा रहा था। ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन एक स्टेशन में इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गए। एक स्टेशन में मैं ट्रेन से नीचे उतरने के बाद मेरे साथ घटी एक अजीब घटना। मैं थोड़ा हंसकर कहा, क्या ट्रेन छोड़ दिया ना? मगर निखिल इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपना कहानी बोलता रहा। एक स्टेशन पर गाड़ी रोकने के बाद मैं ट्रेन से नीचे उतर के इधर उधर घूमकर देख रहा था। अचानक मुझे एक 8-10 साल की लड़की दिखाई दिया। मैंने देखा नील कलर का फ्रॉक पहनकर अपना एक हाथ दिखाकर मुझे उसके पास जाने के लिए वो मुझे इशारा कर रहा है। पहले मुझे लगा शायद मेरे आसपास या पीछे कोई होंगे जिसे वो इशारा कर रहा है, लेकिन मैंने जब अपने चारों तरफ देखा तो मैंने देखा मेरे आसपास कोई नहीं है। और इसके बाद मैं जब फिर से उस लड़की की तरफ देखा तो मैंने देखा वो फिर से मुझे हाथ दिखाकर इशारा कर रहा है। मैंने सोचा शायद
वो किसी मुसीबत में पड़े हैं और मुझसे मदद मांग रहा है। ये सोचकर मैं उसकी तरफ चलना शुरू करते ही ताज्जुब होकर मैंने देखा वो लड़की भी सामने वेटिंग रूम की तरफ चलना शुरू किया। फिर मुझे लगा शायद उसकी कोई रिश्तेदार वेटिंग रूम के अंदर है और किसी कारण वो मुझे उसके पास ले जाना चाहता है, लेकिन नहीं। वेटिंग रूम के सामने थोड़ा रोक कर वो एक बार पीछे घूमकर मेरी तरफ देखा और मुझे इशारा करके फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगे। ऐसे चलते चलते प्लेटफॉर्म की एक कोने में जाकर वो लड़की रुक गया। उसके पीछे चलते चलते मैं अपना ट्रेन की बात एकदम भूल गया था। वो लड़की प्लेटफॉर्म की कोने में जाकर खड़े होने के बाद मैं तेज चलकर उसके एकदम सामने जाकर उससे कुछ पूछने जा रहा था। ठीक इस समय मुझे ट्रेन की हुइसिल सुनाई दिया और पीछे घूमकर मैंने देखा धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़कर जा रहा है। इसके बाद मैं फिर से जब उस लड़की की तरफ नज़र घुमाया तब मैंने देखा वो लड़की मेरे सामने से गायब हो चुके हैं। मैं अपने चारों तरफ दूर दूर तक नज़र घुमाया, लेकिन वो लड़की मुझे और कहीं पे भी नज़र नहीं आया। इसके बाद मैं ट्रेन की तरफ एक तेज़ दौड़ लगाया, लेकिन मुझे नाकाम करके ट्रेन अपना स्पीड लेकर स्टेशन छोड़कर चले गए। ट्रेन निकल जाने की बात सुनकर मुझे बहुत हंसी आया। मैं हंसकर निखिल को कहा तो ये है तुम्हारा हॉरर स्टोरी। एक 8 साल की लड़की तुम्हें बुद्धू बनाकर चले गए। 8 साल का है तो क्या हुआ, मुझे लगता वो लड़की तुमसे काफ़ी चालाक होगा। क्या मैं सही कहा ना? मगर निखिल मेरे हंसी में शामिल नहीं हुआ। गंभीर आवाज में उसने मुझे कहा, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुआ मास्टर जी। मैं अपना हंसी रोककर कहा, ठीक है तुम बोलते रहो। ट्रेन निकल जाने के बाद मैं स्टेशन मास्टर के पास जाकर मेरा ट्रेन फेल होने की बात बताया। उन्होंने अगला स्टेशन पर एक फ़ोन कर दिया ताकि अगले स्टेशन पर मेरा सामान ट्रेन से निकल लिया जाए। मैंने देखा रात कुछ ज़्यादा नहीं, 9:30 बजे है। अगला ट्रेन 12 बजे 30 मिनट पर है। अभी 3 घंटा बाकी है। मैं स्टेशन के सारे वेटिंग रूम के अंदर जाकर देखा। स्टेशन के बाहर जाकर 2-4 ऑटो रिक्शा वाले के पास भी पूछा, लेकिन उस लड़की के बारे में किसी ने मुझे कुछ भी बता नहीं पाया। मुझे काफ़ी आश्चर्य लगा। एक पल में मेरे आंखों के सामने वो लड़की इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई। लेकिन आश्चर्य होने का और भी बहुत कुछ देखना तब भी बाकी था मेरा। मुझे बहुत टायर्ड लग रहा था, इसीलिए मैं स्टेशन के अंदर जाकर साइड में एक बेंच पर बैठ गया। बैठे बैठे मुझे थोड़ा नींद आया था। अचानक एक साथ बहुत लोगों की चीखने की आवाज़ सुनकर मेरा नींद टूट गया। आँख खोलकर मैंने देखा स्टेशन मास्टर के घर के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर चिल्ला रहा है। इसके बाद मैं उन लोगों के पास जाकर एक आदमी से पूछा कि वो लोग किस लिए चिल्ला रहा है, और उसने मुझे जो बताया वो सुनकर मेरे सर में एक ऐसा चक्कर आया कि मैं और एक पल भी अपने पैरों में खड़ा नहीं रह पाया। उसने बताया अभी 1 घंटा पहले जो देहरादून एक्सप्रेस इस स्टेशन से गुजरे है, उस ट्रेन के साथ मालगाड़ी की एक ज़ोर सा टक्कर लगा है और पता चला है सामने की 4 बोगी में जितना लोग थे उन सब का वहीं पे मौत हो चुके हैं।
और पीछे वाली बोगियों में अभी जो लोग जिंदा हैं उन लोगों को अस्पताल ले जाने की तैयारी चल रहा है। उस ट्रेन की सामने वाली 3 नंबर बोगी पर मेरा सीट था। ये सोचते ही मुझे फिर से उस लड़की की चेहरा याद आया और मैं ये सोचने लगा कि अगर वो लड़की मुझे इशारा करके उसके पीछे पीछे जाने के लिए ना कहा होता तो पता नहीं अब मेरा क्या हाल होता। उसी रात मैं 2 चिट्ठी भेज दिया, एक लखनऊ मेरे चाचा के घर और एक मेरे घर में। चिट्ठी में लिखा था कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बाकी पहुँचकर बताऊँगा। लाइन ठीक होते होते 2 दिन लग गया। 2 दिन बाद रात 9 बजे पर मैं फिर से रवाना हो गए लखनऊ मेरे चाचा के घर की तरफ। ट्रेन के अंदर बैठकर पूरी रात मैं बस एक ही बात सोच रहा था कि भगवान के आशीर्वाद की तरह वो लड़की आई थी बस मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए। लेकिन ट्रेन के अंदर तो बहुत सारे लोग थे, उस लड़की ने बस मुझे ही क्यों बचाया? कौन हूँ मैं उसका? शायद पिछले जन्म में मेरा उसके साथ कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर था। कई सवाल दिमाग में लेकर अगले दिन सुबह 11 बजे मैं लखनऊ स्टेशन पर ट्रेन से उतरा। चाचा मुझे स्टेशन से लेने आए थे। मैं जब 6 साल का था तब चाचा लखनऊ चले आए थे, फिर भी उन्हें पहचानने में मेरा कोई तकलीफ नहीं हुआ। मुझे देखते ही चाचा ने मुझे गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता, क्योंकि मैं ही तुझे यहाँ आने के लिए बार बार बोला था और जब तेरा चिट्ठी आया तब जाके मुझे थोड़ा शांति मिला। इसके बाद चाचा ने मुझसे पूछा, अच्छा एक बात बता, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग मारे भी गए हैं और तुझे थोड़ा भी चोट नहीं आया? तूने चिट्ठी पर लिखा था बाकी पहुंचकर बताऊंगा, ऐसा क्या बात है जो तू चिट्ठी में लिख नहीं पाया? चाचा एक विज्ञान का टीचर है, अगर मैं उनको सब कुछ सच सच बता देते तो शायद चाचा मेरे बात को विश्वास नहीं करते। इसीलिए मैं उनको उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने कहा एक स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद मैं चाय पीने के लिए ट्रेन से उतरा था और मैं चाय का पैसा देते देते ट्रेन छोड़ दिया था। लेकिन मैं ट्रेन पे चढ़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तब तक ट्रेन की स्पीड काफ़ी बढ़ गया था, इसीलिए मैं ट्रेन में चढ़ नहीं पाया। सब कुछ सुनने के बाद चाचा ने कहा, भगवान ने तुझे बचाया है और तेरा ये चाय पीने की आदत जन्म जन्म तक जिंदा रहे। इसके बाद हम दोनों एक टैक्सी में बैठकर उनके घर की तरफ रवाना हो गए। टैक्सी से उतर के चाचा ज़ोर ज़ोर से सुंदर सुंदर कहकर पुकारने लगा। अंदर से एक लड़का आकर टैक्सी से मेरा सामान उठा के अंदर ले गए। टैक्सी की बिल देकर चाचा मुझे अपने साथ अंदर ले आया। अंदर आकर चाचा ने मुझे एक घर दिखाकर कहा, ये घर तेरा है, तू जाकर अपना कपड़ा बदल ले, मैं तेरा खाने का इंतज़ाम करता हूँ। मुझे बहुत टायर्ड लग रहा था। अंदर जाकर मैं सीधा बेड पर लेट गया और चारों तरफ नज़र घुमाकर मैं घर का सब कुछ देख रहा था। इधर उधर देखते देखते उस घर का एक दीवार पर मुझे 3 तस्वीर नज़र आया। मैंने देखा, पहला तस्वीर चाचा का है और दूसरा उनका वाइफ यानी चाची की है, और 3 नंबर तस्वीर पर नज़र पड़ते ही अपने आप मेरे मुंह से एक बात निकल गई, अरे ये तो वही लड़के की तस्वीर है जो मुझे ट्रेन एक्सीडेंट से बचाया था। मैं बिस्तर से उठकर सीधा खड़े हो गए और मुझे लगा डर की एक काली साया
मेरे चारों तरफ घूम रहा है। मैं जल्दी दौड़ के उस घर से बाहर निकल गया और पागलों की तरह दौड़ते हुए चिल्ला चिल्ला कर चाचा को इधर उधर ढूंढने लगा। पीछे से आकर चाचा ने मुझे पकड़ लिया और मुझसे पूछा, क्या हुआ? तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? और तुझे इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? और इतना पसीना क्यों आ रहा है तुझे? मैंने कहा, सब बताता हूँ चाचा, पहले तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। इसके बाद चाचा को लेकर मैं अपने कमरे में गया और चाचा को उस लड़की की तस्वीर दिखाकर कहा, उस तस्वीर में वो लड़की कौन है चाचा? इसके बाद धीरे धीरे चाचा उस तस्वीर के पास जाकर बड़ी प्यार से उस तस्वीर को दीवार से नीचे उतरकर अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे कहा, ये है नंदिनी, जो इस दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती चीज थी। मैंने कहा, मतलब? चाचा ने कहा, नंदिनी मेरी एकलौती बेटी थी। तू उसे देखा नहीं क्योंकि तेरा जन्म होने से 2 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। नंदिनी जब 8 साल की थी तब उसे एक बार टाइफाइड हुआ था। शहर की बड़े बड़े डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। एक दिन सुबह नंदिनी हमें छोड़ के इतनी दूर चली गई जहाँ से वापस आना केवल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैंने देखा चाचा की दोनों आंख से आंसू निकल रहा है। इसके बाद मैंने चाचा को स्टेशन में मेरे साथ घटा हुआ सारा घटनाओं को सच सच बता दिया कि कैसे नंदिनी मुझे उस ट्रेन एक्सीडेंट से बचाया था। लेकिन मुझे पता नहीं कि चाचा मेरे बातों को विश्वास किया था या नहीं। सब कुछ सुनने के बाद चाचा की मुंह से बस एक ही बात निकला था कि भगवान नंदिनी की आत्मा को शांति दे। इसके बाद निखिल ने मुझसे पूछा, अब आप बताइए मास्टर जी, भूत प्रेत आत्मा अगर ये सब कुछ झूठ है तो जिनका मौत आज से कई साल पहले हो चुका है वो अपने रिश्तेदार की जिंदगी बचाने के लिए फिर से अपना चेहरा लेकर इस दुनिया में कैसे वापस आ सकता है? बाहर बारिश की तरफ आंख रखकर मैं चुपचाप बैठा रहा क्योंकि निखिल के उस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और बैठे बैठे मैं बस एक ही बात सोच रहा था कि जो लोग आज से कई साल पहले मर चुके हैं वो फिर से अपना चेहरा लेकर इस दुनिया में वापस आता है, वो भी अपने रिश्तेदार की जिंदगी बचाने के लिए। क्या सच में ऐसा होता है? आपको क्या लगता है? जो भी लगता है नीचे कमेंट में लिखकर बताइए। मैं राहुल और ये थी आज की कहानी मौत के बाद। डर की एक सच्ची कहानी इविल नाइट में राहुल के साथ। ऊपर के कमरे से डोडो की रोने की आवाज आई। बेटे को रोते हुए सुनकर डोडो के पिताजी दौड़ता हुआ ऊपर चला आया। दरवाजा खोलकर डोडो के पिताजी ने देखा कि घर एकदम अंधेरा है। डोडो एक 10 साल का लड़का है। रोजाना रात 9 बजे तक उसे सुलाकर उसके माँ और पिताजी
दोनों ही खाना खाने के लिए नीचे चले जाते हैं। इस नई फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद से पता नहीं क्यों उस ऊपर के कमरे में अकेला सोने में डोडो को बहुत डर लगता है। इसलिए जब तक डोडो जगा रहता है तब तक उसकी माँ या पिताजी कोई ना कोई उसके साथ रहता है। आज डोडो जल्दी से सो गए थे, इसलिए उसे उसके कमरे में अकेला छोड़कर उसके माँ और पिताजी दोनों ही नीचे चले आए थे। डोडो के पिताजी अंधेरे में स्विच बोर्ड ढूंढकर घर का लाइट जलाया। घर के अंदर एक बड़े साइज की पलंग और उस पलंग के एक कोने में बैठकर डोडो रो रहा है। डोडो के पिताजी झट से डोडो के पास जाकर बैठा और डोडो के शरीर पर हाथ रखते ही डोडो के पिताजी ने देखा कि डोडो का शरीर एकदम बर्फ जैसा ठंडा है। क्या हुआ बेटा? अरे अरे क्या हुआ डोडो? बेटा तुम रो क्यों रहे हो? डोडो का शरीर थर थर कांप रहा है। रोज रात ऐसे ही बिस्तर पर बैठकर डोडो रोने लगता है। हर बार उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। डोडो के पिताजी एक मोटे कंबल से उसके पूरे शरीर को अच्छे से लिपटा दिया और कहा, क्या हुआ डोडो? क्यों क्यों डर रहे हो बेटा? देखो कोई नहीं है यहाँ। डैड है ना तुम्हारे पास? कितनी बार समझाया है तुम्हें कि दिन भर बैठे बैठे वो सब भूतिया मूवी मत देखा करो। सारा दिन लैपटॉप के सामने बैठकर वो सब भूतिया हॉरर मूवी देखता रहेगा और रात को उल्टे सीधे सपने देखकर रोने लगेगा। डोडो चुपचाप बैठा रहा। दोनों होंठ अचानक एक बार कांप उठा उसका। शायद कुछ कहना चाहता है वो। धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाकर उंगलियों से अटैच्ड बाथरूम की ओर इशारा करके बहुत डरी हुई आवाज में कहा, डैड उधर कोई है डैड। मुझे बहुत डर लग रहा है डैड। उधर कौन है डोडो? उधर उधर कोई है डैड। उधर कोई है। मुझे बहुत डर लग रहा है डैड। मुझे बहुत डर लग रहा है। डोडो को शांत करने के लिए उसके पिताजी ने कहा, कहाँ है डोडो? अरे कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं है यहाँ। डोडो किसी तरह मानना नहीं चाहता है। जोर जोर से रोते हुए कहा, नहीं डैड, मैं बोल रहा हूँ वहां पर कोई है। मेरे नाम से पुकार रहा था वो। मैं पहले चुप था, लेकिन बाद में जब मैंने दरवाजा खुला। इतना कहकर अपनी दोनों हाथ से डोडो ने अपना आंख बंद कर लिया। डर के मारे थर थर कांप रहा है वो। अच्छा ठीक है, रुको। तुम्हारे सामने मैं बाथरूम का दरवाजा खोल रहा हूँ। खुद ही देख लो, कोई नहीं है यहाँ। दिन भर बैठे बैठे वो सब उल्टा सीधा मूवी देखता रहेगा और रात में बैठे बैठे रोएगा। डोडो को बिस्तर पर बैठाकर उसके पिताजी सीधे चले गए बाथरूम के दरवाजे की ओर। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। हल्का सा एक धक्का देते ही पूरा खोल गया। अंदर लाइट जल रहा है। दरवाजा खोलते ही बाथरूम के अंदर सब कुछ साफ नजर आया। लेकिन ये क्या? बाथरूम के एक कोने में बैठकर थर थर कांप रहा है डोडो।
दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मुंह उठाया उसने। दरवाजे के सामने अपने पिताजी को खड़े रहते हुए देखकर दौड़ता हुआ चला आया अपने पिताजी के पास और जोर जोर से रोते हुए बहुत डरी हुई आवाज में कहने लगा, डैड डैड, घर के अंदर कोई है डैड, घर के अंदर कोई है। मुझे बहुत डर लग रहा है डैड। मुझे मेरे नाम से पुकार रहा था वो। मैं कब से बाथरूम के अंदर छुपा हूँ। वो रोज रात आता है डैड और मुझे मेरे नाम से पुकारता है। वो एक लड़का है डैड। तुम इतनी देर क्यों आए डैड? मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था मुझे। डोडो की बोलती बंद हो गई। अपने पिताजी को पकड़कर धीरे धीरे रोने लगा वो। डोडो के पिताजी अपनी आंखों को विश्वास नहीं कर पा रहा है। सर घुमाकर एक बार फिर से पीछे बिस्तर की ओर देखा उन्होंने। हाँ, बिस्तर पर भी बैठकर रो रहा है डोडो। वहां से भी आ रहा है उसका रोने का आवाज। ठीक इस समय डोडो के पिताजी ने देखा कि घर का दरवाजा खोलकर धीरे धीरे घर के अंदर आ रहा है डोडो। इस बार डोडो के पिताजी का सर घूमने लगा और उन्हें सुनाई दिया एक और रोने की आवाज। घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर रो रहा है डोडो। डैड मुझे डर लग रहा है 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 डैड। डर की एक सच्ची कहानी इविल नाइट में राहुल के साथ। रोज की तरह आज भी युवराज के नींद टूट गए किसी पायल की छन छन आवाज से। रोज रात में ठीक इसी समय पर इसी पायल की आवाज से युवराज की नींद टूट जाते हैं। आज लेकर 7 दिन हो गए उसके साथ ऐसा हो रहा है। पहले युवराज को लग रहा था कि उसके किसी दोस्त ने उसे डराने के लिए उसके साथ ऐसा मजाक कर रहा है, इसलिए युवराज भी इस बात को इतना सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन आज लेकर 7 दिन हो गए उसके साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए आज युवराज बिस्तर से उठकर बाहर निकल पड़े। कौन उसके साथ ऐसा बेहुदा मजाक कर रहा है ये देखने के लिए। बाहर अंधेरा उतना ज्यादा नहीं था क्योंकि चांद की रोशनी से चारों तरफ चमकता हुआ नजर आ रहा था, इसलिए युवराज अपने साथ कोई टॉर्च या लाइट्स भी लेकर नहीं आया था। बाहर के गेट खोलकर युवराज सीधे अपने कमरे की खिड़कियों की तरफ चले गए क्योंकि रोज रात युवराज को वहीं से आवाज आते हुए सुना ही देता था। वहां जाकर युवराज इधर उधर चारों तरफ बहुत अच्छी तरह से घूम कर देखा, लेकिन युवराज को कहीं पे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इस बार युवराज को बहुत गुस्सा आया
और गुस्से में गाली देते हुए युवराज वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा था। ठीक इस समय फिर से अपने पीछे से किसी पायल की छन छन आवाज आते हुए सुना युवराज। झट से युवराज पीछे घूम गए और पीछे घूमते ही युवराज ने देखा एक लड़की बहुत जल्दी दौड़ के उसके घर के पीछे तालाब की तरफ भाग गई। वो लड़की कौन है ये देखने के लिए युवराज भी उस लड़की की पीछे पीछे तालाब की तरफ एक तेज दौड़ लगाया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर अचानक युवराज रुक गए और उस लड़की का पीछा करना बंद कर दिया, क्योंकि अचानक युवराज को आज से 1 साल पहले की एक घटना याद आ गई और वो घटना याद आते ही उस लड़की की पीछा छोड़कर युवराज जल्दी से वापस अपने कमरे में चले गए। बहुत अच्छी फैमिली और पैसे वाला माँ बाप की इकलौता बेटा था युवराज। एक नजरों में हर कोई लड़की उसका दीवाना हो जाएगा, ऐसा ही खूबसूरत चेहरा था उसका। लेकिन एक बात है ना, जैसा दिखता है वैसा कभी होता नहीं। ठीक वैसे ही ऊपर से जितना शरीफ और सुंदर था, अंदर से उतना ही बदमाश और शैतान था युवराज। बीड़ी, सिगरेट, शराब, इनमें से किसी चीज की नशा उसमें नहीं था। उसके अंदर वो शैतानी नशा था जिसके लिए युवराज कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दिए हैं। लेकिन हाँ, हर कोई लड़कियों को युवराज अपना निशाना नहीं बनाता था। जो लड़की प्यार का नाम सुनते ही डरती है, लड़के देखकर अपना कदम पीछे हटा लेती है, वैसी लड़कियों को युवराज अपना टारगेट बनाता था। वो घटना कुछ ऐसा है। पहले युवराज बेइंतहान शराफत के साथ अपनी बातों की जाल में फंसाता है लड़कियों को। इसके बाद 2-4 दिन दोस्ती के नाम पर बातचीत होता रहता है उनके बीच। फिर युवराज शुरू करता है अपना प्यार का नाटक। इसके बाद वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर वो होता है जो उस लड़की ने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। उस लड़की के इस्तेमाल करके युवराज अपनी शैतानी भूख को मिटाता है। युवराज के इस झूठे प्यार को सच सोचकर वो लड़की जब अपना सब कुछ खो बैठता है, तब जाकर युवराज अपने इस झूठे प्यार की कहानी को खत्म कर देता है और उस लड़की को उठाकर फेंक देता है। इसके बाद युवराज फिर से सोचने लगता है कि अगला निशाना किसे बनाया जाए। उस दिन बहुत तेज बारिश हुआ था। शनाया और उसकी 4 दोस्त मिलकर उसके कॉलेज के पास एक पार्क में घूमने गई थी। बारिश के मौसम में पार्क के पीछे की सूखा हुआ नदी पानी से पूरा भर जाता है। उस समय उस नदी को देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। शनाया ने देखा नदी के किनारे पे कई सारे लड़का लड़की एक दूसरे के कंधों पर सर हिला के बैठे हैं। शनाया के एक दोस्त ने मजाक में शनाया को कही, शनाया, अगर तेरी भी एक बॉयफ्रेंड होती तो शायद तू भी उनकी तरह वहां बैठकर उसके कंधों पर अपना सर हिलाकर
दो चार रोमांटिक बातें कर सकती थी। शनाया शर्मा गई। वैसे बैठना तो दूर की बात, शनाया तो आज तक किसी से प्यार ही नहीं किया। शनाया ने कही, बहुत देर हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। शनाया और उसकी चार दोस्त अपनी अपनी चप्पल हाथों में लेकर धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि बारिश के कारण रास्ते में भी पानी जम गया था। उस दिन युवराज भी अपने दोस्तों के साथ उसी पार्क में घूमने गया था। चलते चलते अचानक युवराज की नज़र सामने की 5 चलती हुई लड़कियों की ऊपर जाकर रुक गए। युवराज ने देखा उस 5 लड़कियों के बीच एक लड़की ने अपनी पाँव में पायल पहनी हुई है और उसकी चलने की वजह से उस पायल से बहुत सुंदर सा एक छन छन आवाज आ रहा है। पायल पहनी हुई उस लड़की को देखकर अचानक युवराज के शैतानी दिमाग में आने लगे कई तरह की घिनौनी सोच। इसके बाद युवराज अपना बाइक लेकर उन लड़कियों को फॉलो करते हुए चुपचाप उनकी पीछे पीछे जा रहा था। ऐसे थोड़ी दूर तक जाने के बाद अचानक युवराज ने देखा उस पायल पहनी हुई लड़की की एक पायल टूटकर रास्ते में गिर गई। लेकिन वो लड़की अपनी दोस्तों के साथ बातें करने में इतनी बिजी थी कि उसे ये चीज ख्याल ही नहीं हुआ। धीरे धीरे जाकर युवराज उस टूटा हुआ पायल को रास्ते से उठा लिया और बहुत अच्छे से अपने पास छुपा लिया, क्योंकि युवराज को बहुत अच्छे से पता था कि वही पायल उसे उस लड़की की करीब जाने का रास्ता बना देगा। अर्थात युवराज के अगला टारगेट वही पायल पहनी हुई लड़की, और वो लड़की कोई और नहीं, शनाया थी। इसके बाद युवराज अपना बाइक लेकर उन 5 लड़कियों के सामने जाकर शनाया की तरफ देखकर मजाक के आवाज में कहा, हेलो मैडम, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछता हूँ। अच्छा, एक पैरों में पायल कौन पहनती है? मैंने पहले ही बताया था, चकाचौंध रूप और बात करने का अजीब सी तरीका था युवराज के पास। शनाया थोड़ी खामोश रहकर कही, कोई नहीं। युवराज ने कहा, तो आप क्यों पहनी है? क्या आपकी एक और पायल कहीं खो गया? शनाया अपनी पैरों की तरफ देखकर बहुत जोर से चीख उठी। शनाया ने देखा सच में उसकी एक पैरों में पायल नहीं है। इसके बाद युवराज थोड़ा हंसकर वहां से चला गया। शनाया और उसकी 4 दोस्त मिलकर जहां जहां गई थी उन सारी जगहों पे बहुत बार ढूंढने के बाद भी शनाया को अपनी खोई हुई पायल नहीं मिली। आखिर निराश होकर शनाया और उसकी 4 दोस्त सब अपनी अपनी घर चली गई। उस दिन के बाद से रास्ते में, कॉलेज में, पार्क में जब भी युवराज शनाया को देखता था, हर बार युवराज शनाया से बस एक ही बात पूछता था कि उसे उसकी खोई हुई पायल मिली क्या। ऐसे चलते चलते एक समय युवराज और शनाया के बीच दोस्ती हो गई, लेकिन किसी कारण युवराज शनाया को उसकी खोई हुई पायल के बारे में कुछ नहीं बताया। शनाया को क्या पसंद है, जिंदगी में वो क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती है, कैसा लड़का उसे पसंद है, किस तरह की लड़के से वो शादी करेगी, ये सारी बातें जानने के बाद युवराज को और ज्यादा समय नहीं लगा शनाया के दिल जीतने में। युवराज के मीठे मीठे बातें और भोला भाला सूरत देखकर शनाया के दिल कमजोर हो गई थी। दोस्ती के नाम
कब प्यार में बदल गया शनाया को पता ही नहीं चला। आखिर वो दिन, वो घड़ी आ ही गया जिसका इंतजार युवराज बहुत दिनों से कर रहा था। अपने 4-5 दोस्त और स्पेशली शनाया को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया युवराज। शनाया पहले माना कर रही थी क्योंकि पार्टी रात में थे, लेकिन युवराज के बहुत कहने पर आखिर में शनाया मान गई। उस दिन शाम को 7 बजे पर शनाया युवराज के घर पे पहुंच गई। एक बात शनाया को बहुत अजीब लग रहा था। घर के बाहर खड़ी होकर भी एक बार भी शनाया को ऐसा नहीं लगा कि घर के अंदर कोई पार्टी सेलिब्रेट हो रहा है। 3 बार कॉलिंग बेल बजाने के बाद युवराज आकर दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुलते ही लाल साड़ी और खुले हुए जुल्फों में खड़ी हुई शनाया को देखकर युवराज एकदम खामोश हो गए। खामोशी तोड़कर शनाया ने मजाक की आवाज में कही, तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे आज हमारी पहली मुलाकात हुई। युवराज ने कहा, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे सामने जो खड़ी है वो कोई इंसान है या स्वर्ग से आई हुई कोई अप्सरा। बातों बातों में शनाया की तारीफ करने लगे युवराज, और एक भी पल बेकार में जाए ये युवराज नहीं चाहता। दरवाज़ा बंद करके शनाया को सीधे अपने बेडरूम में लेकर आया युवराज। अंदर आकर शनाया एकदम ताज्जुब हो गई क्योंकि बर्थडे पार्टी तो दूर की बात, शनाया ने देखा पूरे घर के अंदर सिर्फ शनाया और युवराज के अलावा और कोई है ही नहीं। शनाया युवराज से पूछा, बाकी सब कहाँ है? पार्टी कहाँ हो रही है युवराज? शनाया की मुंह से ये बात सुनकर जोर जोर से हंसते हुए युवराज ने कहा, सॉरी शनाया, यहाँ कोई पार्टी नहीं हो रहा है। मैंने तुमसे झूठ कहा था। आज मेरा जन्मदिन है ही नहीं। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ आने के लिए कहता तो मैं 100% कह सकता हूँ कि तुम नहीं आते। इसलिए मुझे ये छोटा सा नाटक करना पड़ा। युवराज ने देखा गुस्से में शनाया की आंख लाल हो गई है। शनाया थोड़ी ऊंची आवाज में युवराज से पूछा, अगर यहाँ कोई पार्टी नहीं हो रहा और आज तुम्हारा बर्थडे भी नहीं है तो तुम मुझे झूठ कहकर अकेला यहाँ क्यों बुलाए हो? युवराज शनाया की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे कहा, तुम्हें प्यार करने के लिए। प्यार का असली मजा कहाँ है? तुम्हें वो दिखाने के लिए। तुम्हारे साथ अकेले में थोड़ी समय बिताने के लिए। मेरे करीब आओ शनाया, आज मैं तुम्हें प्यार के वो समुंदर में ले जाऊंगा जहां पहुंचने के लिए दुनिया की हर जवान लड़की तड़पती है। ये कहकर युवराज शनाया के एक हाथ अपने सीने से लगाकर उससे पूछा, प्यार की गर्मी महसूस हो रही है शनाया? युवराज को लगा था कि उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर शनाया के मन भी बहक जाएगी, लेकिन इस बार युवराज के बातों की जादू उसके किसी काम पे नहीं आया। एक झटके से शनाया अपनी हाथ छुड़ाकर जोरदार एक धक्का देकर युवराज को नीचे गिरा दिया और चिल्लाते हुए कही, तो इसलिए तुम मुझे झूठ कहकर यहाँ बुलाए हो? ये सोचकर मुझे बहुत अफसोस हो रही है कि तुम्हें पहचानने में मुझे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। एक बात कान खोलकर सुन लो युवराज,
आज के बाद तुम जैसा गंदी सोच वाले इंसान के साथ मैं और किसी तरह की संपर्क रखना नहीं चाहती हो। और हाँ, ज्यादा कुछ नहीं, मैं तुमसे बस इतना ही आशा करती हूँ कि तुम भी और कभी मेरे साथ मिलने की कोशिश नहीं करोगे। ये कहकर शनाया वहां से जा रही थी। काफी कुछ महीने से युवराज और शनाया दोनों एक साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन आज तक शनाया युवराज को एक किस तक नहीं करने दिया। युवराज को पहले से ही पता था कि शनाया जैसी लड़की को घायल करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए युवराज एक और प्लान बहुत पहले से बना के रखा था। शनाया दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ बढ़ते ही अचानक अपने पीछे से एक पायल की छन छन आवाज आते हुए सुनाई दिया उसे। उस आवाज को सुनते ही शनाया पीछे घूमकर देखा। युवराज अपने हाथों में एक पायल लेकर खड़ा है। शनाया उस पायल को देखते ही पहचान गई और साथ साथ उसे कुछ बातें भी याद आ गई। शनाया को याद आया जिस दिन उसकी पायल खो गई थी, उसी दिन पहली बार युवराज के साथ उसकी मुलाकात हुई थी। शनाया युवराज से पूछा, ये पायल तुम्हें कहां से मिला? युवराज ने कहा, तुम्हें याद है शनाया, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उस दिन तुम्हारी एक पैरों में पायल थी और एक पायल तुमने अनजाने में कहीं खो दिया था। उसी दिन मुझे ये पायल मिला था और हाँ, मुझे ये बात पता भी था कि ये पायल तुम्हारा है, लेकिन पता है मैंने इसे तुम्हें वापस क्यों नहीं लौटाया? क्योंकि मैंने इसे अपने पास रखा था अपनी प्यार की निशानी समझकर, लेकिन अब इसकी और कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपनी सामान अपने साथ ले जा सकती हो। शनाया को इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि युवराज अपनी काम में सफल होने के लिए कितना खतरनाक बन सकता है। शनाया युवराज के इस चालाकी को समझ नहीं पाई। पायल वापस लौटाना सिर्फ एक चाल था युवराज का, ताकि शनाया और एक बार घर के अंदर आए और वही गलती शनाया दोबारा कर बैठी। अपनी पायल वापस लेने के लिए शनाया घर के अंदर आते ही अचानक एक धक्का देकर युवराज उसे बिस्तर पे गिरा दिया और दरवाजा बंद करके जोर जोर से हंसते हुए कहा, तू यहां आई है अपनी मर्जी से, लेकिन जब तक मेरी मर्जी नहीं होगा तब तक तू यहां से कहीं नहीं जाएगी। तूने क्या सोचा था कि तू मेरे ही घर आकर मुझे इंसल्ट करके ऐसे ही यहां से चली जाएगी और मैं तुझे जाने दूंगा? आज तक मैंने किसी लड़की को इतना समय नहीं दिया जितना समय मैंने तेरे पीछे गवाया। तुझे क्या लगता था कि मैं तुझसे प्यार करता हूं? नहीं, मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूं। जब से मैंने तुझे देखा है तब से मेरे अंदर सिर्फ एक ही तमन्ना है, और वो है तेरे साथ एक रात गुजरने का, तेरे साथ एक बार सोने का, तेरी इस खूबसूरत चेहरे की खूबसूरती देखने का। तू क्या कह रही थी? मेरी सोच गंदी है। चल ठीक है, गंदगी किसे कहती है वो मैं तुझे आज अभी दिखाता हूं। ये कहते हुए युवराज धीरे धीरे शनाया की तरफ बढ़ने लगे। शनाया ये बात अच्छे से समझ गई कि वो यहाँ पूरी तरह फंस गई है। शैतान युवराज के हाथ से
आज उसे कोई नहीं बचा पाएगा। फिर भी शनाया ने एक आखिरी कोशिश किया युवराज से खुद को बचाने की। शनाया ने देखा बिस्तर के एक कोने पे एक पावर बैंक पड़े हैं। शनाया उसे उठाकर सीधा युवराज के सर पे मारा। युवराज के सर से खून बहने लगे। खून निकलते हुए देखकर गुस्सा युवराज के सर पे चढ़ गए। साली तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा। रुक, मैं तुझे अभी दिखाता हूं मैं तुझे। रुक साली, मैं तुझे अभी दिखाता हूं। ये कहकर युवराज घर के कोने से अपने क्रिकेट बैट को लेकर एक बार, दो बार, तीन बार मारा शनाया के सर पे। शनाया बेहोश होकर बिस्तर पे गिर गए। शनाया की सर से निकलती हुई खून से युवराज के सफेद बिस्तर रंगीन हो गए। गुस्सा उतरने के बाद युवराज को जब पता चला कि गुस्से में पागल होकर अनजाने में वो शनाया की हत्या कर बैठा है, तब जाकर युवराज थोड़ा सा डर गए। अब क्या होगा? कल सुबह पुलिस आएगा घर पे, फिर सबको पता चल जाएगा कि युवराज ही शनाया की हत्याकारी है। न जाने इस खून के लिए शायद युवराज को फांसी भी हो सकता है। नहीं, इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है युवराज। उसी रात युवराज अपने घर के पीछे तालाब के पास शनाया की डेड बॉडी और साथ उसकी उस खोई हुई पायल को एक साथ मिट्टी में दफन कर दिया। अपने शर्ट पैंट और जहां जहां पर खून लगा था उन सारे चीजों को युवराज आग में जला दिया, साथ अपने उस क्रिकेट बैट को भी। एक भी छोटा सा सबूत को युवराज नहीं छोड़ा जिससे वो पकड़ा जा सकता है। उस घटनाओं के बाद गुजर गई है करीबन 1 साल, लेकिन उस घटनाओं के बारे में आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता चला। युवराज पूरी तरह कामयाब हुआ है अपनी उस गुनाह को सबके सामने छुपाने में। एक हत्याकारी होते हुए भी युवराज सबके सामने ऐसे घूमता है जैसे उसके जैसा शरीफ इंसान इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। कल सुबह होने के बाद युवराज 25 साल का हो जाएगा, अर्थात कल युवराज का जन्मदिन है। नहीं, इस बार और कोई झूठ नहीं, कल युवराज का सच में जन्मदिन है। काफी कुछ दिनों से युवराज एक मुसीबत में पड़े हैं। रोज रात में किसी पायल की छन छन आवाज से उसका नींद टूट जाता है। पिछले रात युवराज गया था उस आवाज के बारे में पता लगाने के लिए, लेकिन किसी कारण वो वापस चला आया था। घड़ी में ठीक 12 बजते ही आज भी युवराज का नींद टूट गई उसी पायल की छन छन आवाज से। और आज भी युवराज बिस्तर से उठकर नीचे चले आए। कहां से वो अद्भुत पायल की आवाज आ रहा है उसे देखने के लिए। आज युवराज ठीक करके ही आया उस आवाज के पीछे का राज। जो कुछ भी हो उसका सामना युवराज आज करके ही छोड़ेगा। दरवाजा खोलकर बाहर आते ही युवराज को सुनाई दिया उसके कमरे की खिड़कियों के ठीक नीचे से वो आवाज आ रहा है। आज युवराज अपने साथ एक टॉर्च लेकर आया था, लेकिन किसी कारण युवराज टॉर्च लाइट को नहीं जलाया। उस अंधेरे में ही युवराज धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगे। 2-4 कदम आगे बढ़ते ही
युवराज ने देखा वो जितनी अपनी खिड़कियों की करीब जा रहा है, वो आवाज भी उतना ही उस खिड़कियों के नीचे से दूर जा रही है। फिर भी युवराज बिना टॉर्च लाइट जलाए अंधेरे में ही उस आवाज को फॉलो करते हुए उस आवाज के पीछे पीछे चलने लगे। ऐसे चलते चलते एक समय युवराज एक पत्थर से टकरा गए और नीचे की तरफ देखकर डर के युवराज 2 कदम पीछे चले आए। युवराज ने देखा चलते चलते वो अपने घर के पीछे तालाब के पास चले आए हैं। अगर युवराज और 2 कदम आगे बढ़ता तो पा फिसलकर वो सीधा तालाब के पानी में गिर जाता और युवराज को तैरना नहीं आता था। ठीक इस समय युवराज ने देखा उस पायल की छन छन आवाज उससे थोड़ी दूर एक जगह पर जाकर रुक गए। जल्दी दौड़ के युवराज वहां पहुंचकर झट से अपनी टॉर्च लाइट को जलाकर इधर उधर घुमाने लगे। लेकिन ताज्जुब होकर युवराज ने देखा वहां पर सिर्फ एक उसके अलावा आसपास और कोई नहीं है। पांच बैटरी वाला टॉर्च लाइट की रोशनी रात की अंधेरे को पूरे दिन में बदल दिया और उस टॉर्च लाइट की रोशनी में अचानक एक चीज देखकर डर से युवराज की पूरा शरीर पसीने से भीग गए। युवराज ने देखा अभी इस वक्त वो जहां पर खड़े हैं ठीक उसके पैरों तले जमीन के नीचे आज से करीब 1 साल पहले वो शनाया को हत्या करके दफन किया था। ठीक इस समय अचानक युवराज के टॉर्च लाइट ऑफ हो गए और लाइट ऑफ होते ही युवराज को सुनाई दिया चारों तरफ से कई सारे पायलों की छन छन आवाज एक साथ बजते हुए उसके तरफ ही आ रहे हैं। धीरे धीरे छन छन आवाज एक झंकार में बदल गए। आसपास कोई नहीं है, लेकिन युवराज ने सुना किसी ने बहुत धीरे धीरे कह रही है, युवराज, युवराज मिलेगा, जरूर मिलेगा। तुमने जो पाप किया है उसका सजा तुम्हें जरूर मिलेगा, मिलेगा युवराज, जरूर मिलेगा। नहीं, उस रात युवराज और अपने घर पे वापस नहीं गया, शायद और कभी जाएगा भी नहीं। और किसी शरीफ लड़की को युवराज के शैतानी नजरों का शिकार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन सुबह युवराज के घर के पीछे तालाब के बीचों बीच युवराज को पानी में डूबे रहते हुए देखा गया था। डर की एक सच्ची कहानी एविल नाइट में राहुल के साथ। इस चैनल के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों के वास्तविकता का दावा नहीं करते हैं।
कहानियों के माध्यम से किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना या किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना, अंधविश्वास को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। कंपार्टमेंट के सभी यात्री तब गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों साइड के क्यूबिकल के सभी लाइट ऑफ थे। सिर्फ मिडिल पैसेज में जो ब्लू कलर का लाइट लगा हुआ रहता है वो जल रहा था। उस ब्लू लाइट के धीर रोशनी में एसी कंपार्टमेंट के उस खाली पैसेज को देखकर मिहिर को लगा जैसे एक मोटा अजगर सांप है उसके सामने। मिहिर को लगा किसी ने उसके पीछे खड़े होकर बहुत धीरे धीरे उसके कानों में कह रहा है, आगे मत बढ़िए, सामने खतरा है। रात का वो एक्सप्रेस ट्रेन तब काफी तेजी से एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा था। एक लंबी सांस लेकर मिहिर फिर से सामने की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी दूर दरवाजे के सामने जलता हुआ पीले बल्ब की रोशनी में ट्रेन के हिलते हुए दरवाजे को देखकर मिहिर को लगा जैसे वो दरवाज़ा इस दुनिया का आखिरी दरवाज़ा है। उस दरवाजे के बाहर है एक अनजान दुनिया। वो दुनिया इतना अनजान और इतना भयानक है कि कोई जिंदा इंसान उस दुनिया में जा ही नहीं सकता। मिहिर फिर से रुक गया और सोचने लगा, क्या इस कंपार्टमेंट के सभी यात्री सो गए हैं? क्या ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो अभी भी जग रहा हो? आधी रात में दौड़ता हुआ उस ट्रेन के कंपार्टमेंट में मिहिर अकेला नहीं है। ऐसा कोई ना कोई ज़रूर है जो अभी भी जग रहा हो। बस इतना भरोसा ही अब मिहिर के लिए बहुत ज़रूरी है। मिहिर के दोनों आँख ढूंढता रहा किसी ऐसे इंसान को जो अभी भी जग रहा हो। अपने दोनों तरफ एक के और एक सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ शरीर को देखकर मिहिर को लगा जैसे वो सब लोग मर गया है और सभी अपने अपने कॉफिन में सोए हुए हैं। इस ट्रेन का ये एसी कंपार्टमेंट असल में एक चलता हुआ कॉफिन केस है। उसके अलावा और कोई जिंदा नहीं है वहाँ। मिहिर के पीछे से फिर से बहुत धीरे धीरे किसी ने उसके कानों में कहा, आगे मत बढ़िए, सामने बहुत खतरा है। मिहिर ने एक बार सोचा कि वो वापस अपने सीट पर चला जाए। स्टेशन आने के बाद ही वो जाएगा बाथरूम में। ठीक उस वक्त मिहिर के नज़र पड़ा उस कंपार्टमेंट के आखिरी दरवाजे पर। मिहिर को लगा जैसे वो हिलता हुआ दरवाज़ा उसे पुकार रहा है। एक सम्मोहित इंसान की तरह धीरे धीरे मिहिर उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे और 2-4 कदम चलने के बाद मिहिर पहुंच जाएगा
उस दरवाजे के सामने, और अगर वो दरवाज़ा एक बार खोल जाए तो मिहिर इस कॉफिन केस से बाहर जा सकता है। ठीक इस समय अचानक कुछ ठंडा सा आकर लगा मिहिर के मुंह पर। झट से मिहिर उस चीज को पकड़ते ही मिहिर को महसूस हुआ कि वो किसी का हाथ पकड़ा है। मिहिर ने देखा उसके दाएं तरफ के मिडिल बर्थ से एक हाथ झूले हुए है। वो हाथ इतना ठंडा है कि मिहिर उस हाथ को पकड़ते ही छोड़ दिया और फिर से एक और बार मिहिर को लगा कि इस कंपार्टमेंट में कोई जिंदा नहीं है। अगर उसे बचना है तो उस दरवाजे को खोलकर उसे बाहर जाना होगा। मिहिर दौड़ने लगा उस दरवाजे की ओर, लेकिन ताज्जुब होकर मिहिर ने देखा वो जितना उस दरवाजे की करीब जा रहा है वो दरवाज़ा उतना ही उससे दूर जा रहा है। मिहिर को लगा कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो उस दरवाजे तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। बाकी लाशों की तरह उसे भी एक लाश बनकर पड़ा रहना होगा उस कॉफिन केस में। लेकिन नहीं, काफ़ी कोशिश करके मिहिर पकड़ लिया उस दरवाजे को और ज़ोर से खींचकर उस दरवाजे को खोलकर मिहिर चले गए उस दरवाजे के बाहर, उसी ट्रेन के एक नॉन एसी स्लीपर कंपार्टमेंट में। उस नॉन एसी कंपार्टमेंट के अलग टेम्परेचर और अलग रोशनी में मिहिर को शांति मिला। उसे लगा कि वो बच गया। उस एसी कंपार्टमेंट में मिहिर की सीट है, लेकिन अभी वो वहाँ नहीं जाएगा। अगले स्टेशन पर ट्रेन रोकने के बाद अगर कोई टीटी या कोई दूसरा पैसेंजर आए तो ही मिहिर अपने सीट पर वापस जाएगा। बाथरूम के अंदर से फ्लैश खींचने की आवाज़ सुनकर मिहिर थोड़ा सा निश्चिंत हुआ, ये सोचकर कि उसके अलावा एक इंसान यहाँ है जो जिंदा है। बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर एक 14-15 साल का लड़का सफ़ेद रुमाल से हाथ पोंछता हुआ बाहर आया। मिहिर ने देखा वो लड़का एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए है। मिहिर को याद आया वो जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में भी ऐसा ही सफ़ेद यूनिफॉर्म था। वो लड़का मिहिर की ओर मुड़ते ही मिहिर की सांस रोक गई। मिहिर ने देखा वो लड़का बिल्कुल सुमन जैसा दिखता है। सुमन, हाँ सुमन ही है। सुमन मिहिर की बचपन की दोस्त है। नदी में नहाते समय पाँव फिसलकर वो दोनों थोड़ी दूर चले गए थे। मिहिर को तैरना आता था पर सुमन को नहीं। बचने के लिए सुमन काफ़ी कोशिश की थी मिहिर को पकड़ने की, लेकिन खुद को डूबने से बचाने के लिए एक झटके से सुमन से हाथ छुड़ाकर मिहिर किनारे पे चला गया था। अगले दिन सुबह सुमन का लाश पड़े रहते हुए देखा गया था नदी के किनारे पे। मिहिर आश्चर्य से उस लड़के की ओर देखा। कौन है ये? पानी से भीगा हुआ शरीर लेकर मिहिर के ठीक सामने खड़े है उसका बचपन का दोस्त सुमन। मिहिर को लगा किसी ने उसके अंदर से उसे कह रहा है, भाग जाओ मिहिर, अगर बचना है तो जल्दी भागो यहाँ से, जल्दी भागो। मिहिर एक बात बहुत अच्छे से जानता है, उस दिन अगर वो सुमन का हाथ नहीं छोड़ देता तो आज सुमन भी जिंदा होता। पूरे एक दिन पानी में डूबे रहने की वजह से सुमन का चेहरा काफी बिगड़ गया था। आज भी वो चेहरा अच्छी तरह याद है मिहिर को। मिहिर ने देखा था सुमन का एक आंख नहीं था,
शायद किसी मछली ने खा लिया था। अच्छा अच्छा, कौन सा आंख नहीं था उसका, दाएं आंख या बाएं आंख? ठीक इस समय अचानक वो स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ लड़का मिहिर के सामने आकर अपना सर उठाकर कहा, दाएं आंख। देखना देखना, मेरा दाएं आंख नहीं है। इधर देख मिहिर। मेरा दाएं आंख नहीं है। डर के मारे मिहिर अपना आंख बंद कर लिया, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा भी आवाज नहीं निकला उसके मुंह से। पानी से भीगा हुआ एक ठंडा हाथ उसका हाथ पकड़ लिया। मिहिर और अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह पाया। बेहोश होकर ट्रेन के दरवाजे के सामने गिर गए। बेहोश मिहिर के आसपास कोई नहीं है, सिर्फ एक पानी से भीगा हुआ सफेद रुमाल पड़े है उसके पास। ट्रेन फिर से एक ब्रिज को क्रॉस करते हुए काफी तेजी से दौड़ने लगा। मैं राहुल और आप सुन रहे थे आज की कहानी, रात की ट्रेन। इविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे आज की कहानी, रात की ट्रेन। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानी सुनना अच्छा लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ साथ साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए ऐसा ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी, इविल नाइट में राहुल के साथ।